गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का जो तीसरा अध्याय था मानव जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हमने शुक्र जनन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसका नेक्स्ट भाग अंड जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अंड जनन क्या होता है कि देखिए, मानव मादाओं में अंड जनन एक अव्यापी रहता है। यह प्रक्रिया जिनकी अवधि बहुत लंबी होती है। इस प्रक्रिया में क्या रहती है, जिसकी लंबी बहुत अवधि होती है, भ्रूण अवस्था के प्रारंभ में ही अंडजनों की जनन उपकलाएं या प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्रीय विभाजन द्वारा बारंबार विभाजित होकर लाखों अंडजनों में विभक्त हो जाती हैं। क्या होते हैं, यह अवस्था कब से, जब जनन अवस्था से प्रारंभ होती है और जनन अवस्था से अंडजनन समसूत्रीय विभाजन द्वारा लाखों की संख्या में यह विभाजित होते हैं। जो गर्भाशय विकास के 5वें महीने और जब भ्रूण गर्भावस्था में रहता है उस समय गर्भाशय के करीबन 5वें महीने के बाद 5वें महीने के प्रत्येक अंडाशय में लगभग 6 करोड़ अंडाणुजन बन जाते हैं। 6 करोड़ अंडाणु जनन बन जाते हैं। कब? गर्भाशय में। जैसे ही गर्भकाल 5 माह का पूरा हो जाता है उसके बाद अंडजन की संख्या और बढ़ने लगती है तीव्र गति से और इनकी संख्या करीबन 6 करोड़ के समथिंग हो जाती है। जन्म से पूर्व ही इसमें काफ़ी संख्या में अंडाणु जनन आकर्षित हो जाते हैं। जनन से पूर्व ही इसमें अंडाणु जनन काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं और इन कोशिकाओं का क्षय कहते हैं। इससे जब आकर्षित होते हैं इसी को हम कोशिकाओं का क्षय कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कोशिकाओं का क्षय किसे कहा जाता है, या कोशिकीय क्षय किसे कहा जाता है, या अंडजन में कोशिकीय क्षय का वर्णन करिए। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि अंड जनन में कोशिकाओं का क्षय किस प्रकार होता है। कोशिकाओं का क्षय भ्रूण काल के प्रारंभिक काल से प्रारंभ हो जाता है, पर 5 माह के बाद इनमें जो विभाजन की क्षमता है वह तीव्र गति से हो जाती है और इनका विभाजन करीबन 6 करोड़ अंडजनन कोशिकाओं में होता है। इसी को अंडजनन कोशिकाएं क्षय कहा जाता है। इसके जन्म से लेने से पूर्व ही कुछ अंडाणुजन वृद्धि करके प्राथमिक अंड जन्म से लेके जन्म के पूर्व ही क्या होता है, जो अंडजनन कोशिकाएं होती हैं वह वृद्धि करती हैं और प्राथमिक जो प्रारंभिक काल की अंडजनन कोशिकाएं होती हैं यानी प्राथमिक अंडक कोशिकाएं में परिवर्तित होकर प्राथमिक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और जो प्राथमिक अंडजनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। कल मैंने शुक्र जनन में भी बताया था किस प्रकार होता है। देखिए, पहले इनका जो रहता है 2n इनकी संख्या रहती है, द्विगुणी होती हैं। इसके बाद जब में विभक्त होती हैं जे फिर कितने 2n में विभक्त हो जाएंगी और जे फिर जे 2n होंगे, जो अगली 2 संख्याओं फिर विभक्त होगा। इस प्रकार लगातार इनका समसूत्रीय विभाजन कंटिन्यू होता रहता है। इसी विभाजन के कारण यह प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से चलती है। कब से? जो जनन के पूर्व से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनमें जनन कोशिकाओं में और अंडजन कोशिकाओं में जो विभाजन यानी लगभग 90% इनमें समानताएं पाई जाती हैं, पर कुछ गुणों को छोड़कर ये दोनों से भिन्न होते हैं। पर जो विभाजन की पद्धति है नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका यानी अंड जनन और शुक्र जनन कोशिकाओं में समान होती है इनकी जो समसूत्रीय विभाजन द्वारा। फिर क्या होता है, समय समय पर इनमें अंडाशय में लगभग 2 करोड़ से प्राथमिक अंड कोशिकाएं ही रह जाती हैं। 6 करोड़ थी पहले, जो समय के अनुसार ये नष्ट होती रहती हैं और जो प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं करीबन 2 लाख कोशिकाएं ही बचती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इनमें 40,000 अंडक कोशिकाएं ही शेष रह जाती हैं। यही 40,000 कोशिकाओं में स्त्री के संपूर्ण जनक में 400 कोशिकाओं को ही परिपक्व होते हैं और ये 40,000 भी लास्ट समय तक जो परिपक्व होती हैं वो सिर्फ 400 कोशिकाएं ही परिपक्व होती हैं और अंड उत्सर्जित होता है। और इसी से क्या होता है, अंड उत्सर्जन यानी जो अंडाशय में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया है वह बहुत तीव्र गति से चलती है, पर लास्ट में जो अंडाणु का निर्माण होता है कोशिकाओं के लगातार नष्ट होने के बाद यानी कोशिका क्षय, अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, आ जाता है कभी कभार कोशिका क्षय किसे कहा जाता है। तो लास्ट में जो आपका अंडाणु का निर्माण होता है करीबन 400 कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण होता है। इनमें देखिए प्रत्येक प्राथमिक अंडक कोशिका
सल की पट्टी, यानी सल की पट्टी जो रहती है इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे सल की पट्टी कहा जाता है। हमने इससे पहले ही पढ़ा था, जनन कोश का शुक्र जनन कोशिका में पढ़ा था। तो सल पट्टी पाई जाती है, ये एकल आवरण यानी दोहरा आवरण नहीं रहता है। हमने इससे पहले जो शुक्र में पढ़ा था उसमें जो आवरण रहता है 5 से 7 परतें पाई जाती, पर इसमें एक ही एकल आवरण पाया जाता है। अवस्था में गर्भावस्था के दौरान प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्रीय विभाजन द्वारा अंडाणु जनन कोशिकाओं के, जो गर्भावस्था में क्या रहता है, जब गर्भकाल रहता है यानी जो शिशु रहता है वो गर्भावस्था में रहता है, उस समय इनका विभाजन समसूत्रीय विभाजन होता है। इसी समसूत्रीय विभाजन में जो इनकी कोशिकाओं के रूपांतरित होते रहते हैं और शेष अंडाणु उनके चारों ओर पोषक पुटिकाएं उपकलित करते हैं। यानी जो होते हैं इनमें शेष अंडाणु रहते हैं जो कोशिका के चारों हम कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच निर्माण करते हैं। इसके बाद ये आपका अंड जनन के बारे में था। अगर आपको आता है आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो बुक की भाषा है आप उसी को यूज करें, जो मैंने बताया आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहा जाता है। देखिए रजोधर्म या मासिक चक्र के बारे में अधिकतर छोटी क्लासों में उतना आपको 10वीं तक बताया जाता है, पर उतना ज़्यादा नहीं बताया जाता है। इस प्रवृत्ति यह खास तौर पे इन्हें स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में ये नहीं पाया जाता है। तो पुरुष इसके बारे में शायद अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें इस बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती। खास तौर पे ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रहते हैं वह इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना तो उन्हें रहती है और जीवन काल में ना तो वो स्त्रियों की इस दशा को महसूस करते हैं और ना समझ पाते हैं। इसी कारण हमारे देश में कई बार जो गर्भाशय से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके बारे में आप जो आपकी बुक में दिया है तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझाना चाहूँगा। लगभग सभी जंतुओं में मादा जनन क्रिया चक्रीय होती है। लगभग सभी जंतुओं में जो मादा रहती हैं वह जनन क्रिया चक्रीय होती है। उनमें से मौसमी एवं संबंधित जनन चक्र पाया जाता है। यानी अधिकतर जीव जंतुओं में एक समय निश्चित होता है जिसमें इनमें जनन चक्र पाया जाता है, या हम कह सकते हैं उनमें रजोधर्म चक्र पाया जाता है, पर जिसके कारण शिशुओं का जन्म होता है और उसी समय शिशुओं का उसी जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब उनकी वृद्धि सर्वथा उपयुक्त दशा उपलब्ध होती है, स्तनियों में प्रमुखतः जनन प्रतिरूपी पाए जाते हैं। मादक चक्र या रजोधर्म चक्र, मादक चक्र अधिकांशतः स्तनियों में पाया जाता है। यानी रजोधर्म चक्र या मादक चक्र अधिकांशतः ये स्तनियों में पाया जाता है और इस समय जो मादा रहती है वो नर को आकर्षित करती है और इनके संयोग से एक नई संतति का उत्पत्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं नई संतति की उत्पत्ति की है में प्रमुख प्रक्रिया होती है रजोधर्म। हम देखिए रजोधर्म में पाया जाने वाला विशिष्ट जनन प्रतिरूप है जिनमें जनन प्रक्रिया का संबंध मादाओं के अंडाशय एवं गर्भाशय विविध परिवर्तन एवं मासिक जनन चक्र से होता है। इनमें क्या होता है, जो विशिष्ट जनन प्रक्रिया होती है, जनन प्रक्रिया संबंधित मादाओं में अंडाशय तथा गर्भाशय में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों एवं मासिक जनन चक्र से होता है। चक्र का अंत गर्भाशय की दीवार अर्थात एंडोमेट्रिया में विध्वंस एवं उतरने से होता है। इसका जब अंत कब होता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है जिसे हम एंडोमेस्टेज कहते हैं, उसमें उतरने के पश्चात होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त स्राव होता है और इसी के परिणाम स्वरूप इस काल में रक्त का स्राव होता है। मानव मादाओं में लगभग 13 वर्ष की आयु में, यह मनुष्य की बात हो रही है, इनमें करीबन 13 वर्ष की आयु में स्त्रियों में यह प्रारंभ हो जाता है रजोधर्म, जिसे रजोधर्म कहा जाता है या यौवन प्रारंभ भी कहा जाता है। यह लगभग मनुष्य प्रजाति में 45 से 50 वर्ष तक चलता है। उसके बाद यह प्रतिक्रिया धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रज स्राव होना बंद हो जाता है 40 से 50 वर्ष के मध्य। इस अवस्था को रजो निर्वृत्ति यानी जो आपका मासिक चक्र है वह ख़त्म होने का है। उसके बाद 50 साल के बाद लगभग नहीं होता है। कुछ अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते पर 100%, पर 45 से 50 वर्ष के बाद जो रजोधर्म चक्र होता है
वो लगभग खत्म होना प्रारंभ हो जाता है। रजोधर्म का नियंत्रण एवं इसका नियंत्रण जो अधिकतर हमने 10th में ही पढ़ा होगा, जो हमारे मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो इसका नियंत्रण भी पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है तथा अंडाशयों द्वारा स्थापित हार्मोन द्वारा होता है। जो अंडाशय में हार्मोन स्थापित होते हैं उनके द्वारा होता है। अवधि इनकी जो औसतन अवधि रहती है करीबन 28 दिन की रहती है, जिसे निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला आपका रजोधर्म, रजोस्ता प्रावस्था, पूर्व अंडो प्रावस्था और आपका पश्चो अंड उत्सर्गी प्रावस्था। इन 3 भागों में बांटा जाता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जो भी आपको इससे संबंधित विद्यालय में आकर संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।